अस्सलाम वालेकुम। नवाज़ शरीफ साहब की आज ज़मानत हो गई और ये शायद उनके लिए वो सफ़र का आगाज़ है जो पिछले चंद हफ़्तों से चल रहा है और आगे इलेक्शंस तक ये चलता ही रहेगा और रास्ते में जो भी उनके कानूनी रुकावटें आएंगी इसी तरीके से वो रास्ते उनके खुलते जाएंगे। शायद इसी सबब उनको इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लाडले के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि 2017-18 में जिस तरीके से उनकी सज़ा का अमल था उस वक्त वो नज़र आता था कि हर केस हर सूरत में नवाज़ शरीफ को सज़ा ही देनी है, कोई तरीका ऐसा है नहीं है कि वो बच पाएँ। वो पनामा का केस खुला था तो पनामा में एविडेंस नहीं थी आई तो इकामा में उन्होंने कहा कि सादिक अमीन नहीं है, डिसक्वालीफाइड और लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन। और केस खुला एवनफील्ड डिपार्टमेंट का और दूसरे मामला अल-अज़ीज़िया वाले आए तो उसके अंदर फिर सज़ा और जज़ा का अमल लेकर वो आगे तक चले गए और नवाज़ शरीफ को जेल डाल दिया गया। आज अगर नैब के प्रोसिक्यूटर के बयानात अदालत में सुने तो वो खुल के कह रहे थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, उसकी बिना के ऊपर हमने ये रेफरेंस दायर किया। और जब अदालत ने पूछा कि इसका मतलब है कि आपके पास सबूत नहीं थे, तो उनके पास आगे कहने को कोई जवाब भी नहीं था। उस वक्त जब ये मामला चल रहा था तो एक क्लियर हवा मौजूद थी और हवा ये थी कि इन सारों को चोर और डाकू डिक्लेयर करके तो इनको डालना है जेल के अंदर और अगली हुकूमत आएगी इमरान खान की, चेयरमैन पीटीआई होंगे पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म। ये तकरीबन एक डन डील थी। उस वक्त की जुडिशरी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट फुली ऑन बोर्ड थे और हर वो तरीक़ाकार अपना रहे थे जो आजकल नून लीग के लिए अपनाया जा रहा है। ये अफसोसनाक पहलू है, हम एक रीप्ले देख रहे हैं जो 2017 और 18 के वाक़यात थे, आज 2023 और 24 में जब इलेक्शन होगा उसका रीप्ले पूरा हम होते देख रहे हैं। उस वक्त नवाज़ शरीफ को जेल में डाला गया था नाअहल करार देकर और उनकी पार्टी चेयरमैनशिप उनसे सदारत छीन ली गई थी। आज इमरान खान जेल है, नाअहल है और उनकी पार्टी की चेयरमैनशिप वेरी सून उनसे छिन जाएगी और गौहर खान गो के उन्हीं के नॉमिनी हैं, वो पार्टी के चेयरमैन बन जाएंगे। ये सूरत हाल क्या पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद या सूदमंद साबित हुई? 2017-18 के बाद 4 साल जो पाकिस्तान ने या 5 साल का सफ़र जो पाकिस्तान ने गुजारा है 2023 तक, पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया? अगर इसका एक छोटा सा जायज़ा लें तो हमारा रुपया 104 रुपये पे था उस वक्त। इसहाक डार को गालियाँ निकाली जाती थी कि इसने रुपये को मसनूई तौर पर यहाँ 104 पे रोक के रखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ? आज रुपया आपका घूम रहा है कोई 300 के करीब। फ़ौज वाले वो स्मगलरों को और ये क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के ऊपर डंडा लेकर जाते हैं, वो 10-20 रुपये नीचे आ जाता है, नहीं तो 307 तक चला गया था। करंट अकाउंट डेफिसिट आखिरी साल जो था PMLN का अबाउट $19 बिलियन के करीब था करंट अकाउंट डेफिसिट। PTI का जो आखिरी साल था उसमें 17.3 अरब डॉलर था करंट अकाउंट डेफिसिट। उसके बाद PDM आ जाती है। PDM पाकिस्तान को क्या दे के गई है? ग्रोथ रेट जो था 6% से गिर कर -0.2 है या समथिंग लाइक दैट, उसके ऊपर चला गया। तो ये पाकिस्तान को कुछ फ़ायदा हुआ या ये जो गेम थी एक लाडले को मनपसंद अपना सेटअप हाइब्रिड रिजीम क्रिएट करने का, उससे पाकिस्तान को हमने डुबो दिया। तो क्या उससे हमने सबक सीखा? मेरा जवाब है कि बिल्कुल नहीं सीखा, क्योंकि आज हम 2024 के लिए एक वैसा ही नया तजर्बा करने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल इस कौम को एक ऐसी पोलराइजेशन सिचुएशन में पिछले 1 साल से ला खड़ा इसने किया है। तो हम मज़ीद उसके अंदर इसी गड्ढे के अंदर और गिरते जाएंगे, उससे बचना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब ने आज पाकिस्तान के 3 अरब डॉलर हमने उनसे उधार पे लिए हुए हैं 2 साल पहले से, उसको एक दफ़ा फिर रोल ओवर कर दिया और हम खुश हैं कि ये 3 अरब डॉलर हमें अभी वापस नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे रिजर्व्स में इतनी जान नहीं है। स्टॉक मार्केट हमारी किसी ज़माने में नून लीग के दौर में ही 52,000 का इंडेक्स क्रॉस किया था तो 100 अरब डॉलर की मार्केट कैप थी, 100 अरब डॉलर की। आज रुपया क्योंकि इतना आपका गिर चुका है, मार्केट का आपका इंडेक्स 60,000 से ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी 30-35 अरब डॉलर के ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के सामने है कि लोगों को सर्वाइवल अपनी मुश्किल है, 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल है, बिजली पानी के बिल देना मुश्किल है। तो हमें एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम चाहिए, उसके अंदर इमरान खान की पार्टी जीती है या नवाज़ शरीफ की जीती है, लेकिन जो वोटों से जीते उसको हुकूमत बनाने का हक़ मिलना चाहिए, उसकी टांग खींच के उसको गिराना नहीं चाहिए। आज के प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। अब्बासी साहब वेरी वार्म वेलकम। शुक्रिया सर, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आज क्योंकि इमरान खान वाली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उनको चेयरमैन के तौर पर पार्टी की जो हेड वाली पोजीशन है वेरी सून वो उससे हाथ धो बैठेंगे और एक नया उनका नॉमिनी गो के उसके दस्ते शफ़क़त इमरानी का उनके सर पर होगा, वो पार्टी के चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे गौहर खान। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपको खुश आमदीद भी कहता हूँ। सर, ये फ़ैसला क्यों लेना पड़ा कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन नहीं होंगे और गौहर खान को पार्टी चेयरमैन के लिए नामज़द किया गया? जिसकी वजह ये थी कि आपको पता है तोशा खाना केस में वो उनको उनकी सज़ा हो गई है और वो अपील अभी पेंडिंग है। सज़ा को उन्होंने हाई कोर्ट में सस्पेंड कर तो दिया है,
और कल इस केस की समाअत भी है। अगर तो कन्विक्शन सस्पेंड हो जाती है उनकी, तो फिर तो यकीनी तौर पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कल या हफ्ते को जो होने वाला है। लेकिन अगर वो नहीं होती तो फिर हमें खदशा ये था और खदशा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको बहाना बनाएगा, और अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो पूरा पीटीआई का जो इलेक्शन है उसको कलअदम करार दे देगा। और जो नॉमिनेशंस फाइल करने जाएंगे हम, जब ये इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, तो उन नॉमिनेशंस को भी वो ख़त्म कर देंगे। और हो सकता है कि पीटीआई का इलेक्शन अगर कलअदम करार दें तो पीटीआई को इलेक्शन करने से भी रोक दें। तो ये सारे जो ख़तरात हैं, उन ख़तरात को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि फ़िलहाल जब तक ये सस्पेंड नहीं होता केस जो तोशाखाना वाला है, फ़िलहाल के लिए हम एक इंटरम या केयर टेकर जो है चेयरमैन, उसको हम नामजद कर दें, वो इलेक्शन लड़ लें, और जब ये सस्पेंड हो जाएगा तो फिर उसका दोबारा से इलेक्शन करा लेंगे। तो ये एक सर एक यहाँ बैरिस्टर साहब एक सवाल है यहाँ आपसे, क्यों क्यों नहीं हामिद खान या क्यों नहीं बैरिस्टर अली जफर, गौहर खान क्यों? जी देखें, हमारे पास बहुत कदावर शख्सियात हैं, पॉलिटिशियंस हैं जो पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पे हैं। उनको हटा के अपने जो उनके ओहदे हैं जिन पे उनको इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए और जिस पे उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, उससे हटा के तो एक टेम्पररी कुछ दिन के लिए एक ओहदे पे लाना और फिर दोबारा से हटाना, वो मुनासिब नहीं है। उससे एक तो इम्प्रेशन ये जाएगा कि जिस तरह कोई -1 फार्मूला पे हम अमल दरामद कर रहे हैं या कोई हम कू हो गया है। वो इम्प्रेशन भी हम नहीं देना चाहते थे, और दूसरा मुनासिब भी नहीं था कि एक कदावर शख्सियत को आप जो अपना ओहदा मुस्तकिल ओहदा संभाले हुए हैं उनको हम थोड़ी देर के हटाएं और फिर उस टेम्परी ओहदे पे डालें और फिर निकाल दें। तो ये इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि चूँकि एक इंटरम पीरियड ही है, तो जो भी नॉमिनी हो इस वक्त फिगर हेड के तौर पे, उसको हम इलेक्शन लड़ा दें, और उसके बाद फिर अगर ये सस्पेंड होता है, जो हो जाना है तोशाखाना की जजमेंट हाई कोर्ट से, आज नवाज शरीफ साहब की तो हो गई, उनको तो टोटली उन्होंने बरी ही कर दिया। तो उम्मीद है कि कल हमारा ये जो केस लगा है, हो सकता है कल अगर वो फैसला हो जाता है तो फिर हमें ये स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत नहीं। ये एक तरह के प्लान बी है जो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से के ख़तरात को सामने देखते हुए कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं और बिल्कुल इलेक्शन के करीब पास कर सकते हैं, उसको देखते हुए हमने ये अपनाया है। लेकिन ये बड़ा क्लियर है अली ज़फ़र साहब, जब नवाज़ शरीफ को पार्टी हेड के तौर पर हटाया गया था तो पीटीआई ने उसके ऊपर बहुत खुशियां मनाई थी। आपको लगता नहीं है कि ये नाइंसाफ़ी का एक निज़ाम है? उस वक्त भी आपको इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए था, और अब अगर इमरान खान को हटाया जाने का एक अमल शुरू हुआ है तो इसके ऊपर भी तब आप हक बजानब होते एहतजाज करते हुए या कोशिश करते हुए। ये दोनों सूरतों में गलत है या दोनों सूरतों में सही है? जी देखें, ये ज़रा मुख्तलिफ चीज़ है। ये तो हम वॉलंटरीली अपनी मर्जी से स्ट्रेटजी के तहत हमने एक सेटअप बनाया है ताकि हमारी कानूनी जो शिकें हैं वो पूरी हो जाएं, और जो ये कोई हमारे ऊपर सौंपा नहीं गया। हाँ, ख़तरात की वजह से और जिस तरह हमारे खिलाफ केस का वो नीचे बनाया गया और सज़ा हुई, उसकी वजह से इसको हमें स्ट्रेटेजाइज करना ज़रूर पड़ा, लेकिन एक्शन हमारा वॉलंटरी है। दूसरे केस में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था कि उनको वो पार्टी हेड नहीं रह सकते, और उसकी वजह से उनको हटाया गया था। अब आप तनकीद कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, लेकिन बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। ये वाला जो सिचुएशन है ये तो हमने वॉलंटरी किया है, ज़रूरी नहीं था कि हम करते। ये हम इसको कंटेस्ट अली भी कर ज़फ़र सकते। साहब, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अमल था, उस वक्त भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अमल था, आज वही असूल आपके ऊपर लागू होता है, तो इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से ग्रेज करनी चाहिए थी। अब नैब के केसेस जो जिसमें नवाज शरीफ को सज़ा हुई, पनामा की आज़ादाना तहकीकात से सज़ा उनको होनी चाहिए थी, एवन फील्ड की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, इकामा के ऊपर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए थी, नवाज शरीफ को सादिक अमीन नहीं है कह के डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए था। तो ये गलत काम था जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने किया, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की उसने एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर, और आपकी जमात उस वक्त बेनिफिशियरी थी। ये दुरुस्त रवैया नहीं था। आज भी आपको इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। पता नहीं आपका आज उनकी जो बेल है उसके ऊपर क्या रद्द अमल है, लेकिन ये अमल ही गलत था डे वन से।
जी देखें, जो फैसले आ जाएं अदालतों से, चाहे वो उसमें सजा हो, चाहे आप वो कहें कि वो बरी हो गए, बिल्कुल आप उन पे तनकीद कर सकते हैं फैसलों पे, लेकिन अल्टीमेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ही होता है। लोअर कोर्ट्स में हमने अमूमन देखा है कि वो किसी उनके फैसले नॉर्मली गलत ही साबित होते हैं, और वो शायद हमने एविडेंस में बार बार देखा है अपनी तारीख में, जुडिशल तारीख में, स्पेशली जो पॉलिटिकल केसेस हैं, कि ऊपर जाके इंसाफ मिलता है। सो हम अपनी लीगल बैटल लड़ने को तैयार हैं। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कई बार ये देखा गया है कि एक तरह से पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशंस की गई हैं, सियासी इंतकामात के लिए प्रोसिक्यूशंस हुई हैं, और उसमें सबसे बड़ा शायद केस आपके सामने भुट्टो साहब का जो सज़ा हुई, जिसमें उनको हैंग किया गया, जिन पे उनको फांसी पे लटकाया गया, वो ऐसा फैसला है जिसको आप कह सकते हैं बिल्कुल कि वो गलत था, हर सूरत में गलत था, और उस पर तनकीद होती रहती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वक्त जो आजकल हो रहा है, यकीनी तौर पे जो मुकदमात बनाए गए हैं वो मैंने ज़ाती तौर पे देखे हैं, सारे मुकदमात बेबुनियाद हैं, उसमें कोई हकीकत नहीं, कोई शहादत नहीं आएगी। लेकिन हम फिर भी हमें पता है कि बेबुनियाद मुकदमात हैं, लेकिन हम उनको लीगली उनके साथ हम उनको देखेंगे और हम अपनी डिफेंस पेश करेंगे। हमें यकीन है कि इंशाल्लाह जो अदालतें हैं वो फाइनली फैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक करेंगी। तो ये एक बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शायद खान अब्बासी साहब आ रहा हूँ। ये वो सफ़र है जब आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब होते हैं, और एक अजीब व गरीब सूरत हाल थी पाकिस्तान की। सबको पता था कि नवाज शरीफ ने इस केस में सज़ा पानी है। एवनफील्ड डिपार्टमेंट अभी भी उनकी मलकियत है। कैसे लिए मुझे आज भी पता नहीं, पैसे कैसे लेके गए थे उसकी वजाहत भी नहीं। कतरी ख़त ले आए थे, नवाज शरीफ ने गलत तरीकाकार अपनाया, उसकी भी उन्हें सज़ा मिली। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया वो भी कमाल ही किया। उन्होंने कहा ये इकामा नहीं बताया हुआ, ये सादे कमीन नहीं है, डिसक्वालीफाइड लाइफ टाइम। ये सुप्रीम कोर्ट का काम था उस वक्त ये डिक्लेयर करना कि कौन सादिक का और कौन अमीन है। आपने जवाब पहले अपने सेंटेंस में दे दिया था कि फैसला हुआ था, डन डील थी। मियां नवाज शरीफ साहब का, मैं एक मिनट, एवनफील्ड के अपार्टमेंट से क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक? कानूनी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। किसका ताल्लुक है? उनके वालिद साहब ने खरीदे थे। तो ये बता देते मेरे वालिद ने खरीदे। मैं बता रहा हूँ, जिसने भी खरीदे थे बता दिया। वो तो कतरी खत लिया है। मैं कतरी खत हो सकता है, उसमें क्या खराबी है? ये फ्लिमजी आपने कहा कि हमें 30 साल पुरानी मनी ट्रेल ला दो, उनको जो थी उन्होंने दे दी। आप पूछ नहीं सकते 5 साल के बाद। मुझे याद पड़ता है उनके वालिद को टैक्स पेयर थे मुल्क में या नहीं थे? ये जाके नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में बयान दे क्लैरिफाई कर देना, इस मुल्क में टैक्स पेयर थे या नहीं थे, इस मुल्क के बहुत बड़े कारोबारी शख्स थे या नहीं थे। आपको पता है इस केस की बैकग्राउंड में, जब पनामा पेपर्स ने सवाल जवाब किए शरीफ फैमिली से, तो सबसे पहले उन्होंने हुसैन नवाज का एक इंटरव्यू प्लान किया और 2 जगहों पे वो इंटरव्यू दिया गया। वो फिक्स्ड एक मैच होता है ना, फिक्स मैच, वो फिक्स मैच था। वो इंटरव्यू करवाया गया ताकि उसमें वो सवाल हो और वो उसकी ओनरशिप अपने ले ले सर के ऊपर, ताकि पीछे से मरियम और नवाज शरीफ का केस क्लियर हो जाए। फिर पब्लिक हो गया वो डॉक्यूमेंट पनामा पेपर्स का, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने, जिसमें आप और कई सीनियर लीडर्स मौजूद थे। उसमें सवाल जवाब हुए। मैं उनमें से कुछ तफसीलात से वाकिफ़ हूँ, बोलूँगा नहीं। और उनसे पूछा गया कि मियाँ साहब बताएं कि असल कहानी है क्या। देयर वाज नो रियल एक्सप्लेनेशन। नवाज शरीफ के पास कोई वजाहत नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक कतरी खत निकाल लिया। वो एक पुराने हेलीकॉप्टर केस में भी उन्होंने कतरी खत इस्तेमाल किया था। अप्रोच गलत थी, नेगेटिव अप्रोच थी नवाज शरीफ की। बताते कि मेरे अब्बा ने लिए हैं या पैसे लेके गए थे। पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की इजाज़त थी। जी जी, ये आप एक मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते किसी का। क्या कानूनी तौर पे हुकूमत पूछ सकती थी कि ये 1990 या 92 जब भी लिए गए, ये उन्हें कहना चाहिए था नवाज शरीफ? मैं कह रहा हूँ ना, गलती कर दी ना कि नवाज शरीफ ने गलती ना, किसी और ने नहीं। वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने ये बेहतर समझा कि यार जो ये मांग रहे हैं, मैं जो मेरे पास ट्रेल है मैं दे देता हूँ। दिफा तो ये था कि भाई नहीं है, बात ख़त्म हो जाती। बात तो ये है ना, आपने क्या पनामा के मामलात में मियां नवाज शरीफ का नाम था या नहीं था? उनके बच्चों का नाम था। मैं ठीक है ना बात। फिर आपने कन्विक्ट मियां नवाज शरीफ को कैसे किया? ये सुप्रीम कोर्ट से पूछें। बाकी तहकीक करते, लेकिन इकामा पे उस जमाने में हम भूल जाते हैं। ये तरीकाकार ही ये था, चाहे वो कानूनी या गैर कानूनी था।
आपने बाहर कुछ लेना होता था, यहाँ किसी को पैसे देते थे, वो वहाँ पैसे दे देता था, आप खरीद लेते थे। हुंडी हवाले से पैसा जाता था और स्टेट बैंक की इजाजत में निज़ाम ये था ना, सब ऐसे लेके सबने ऐसे किया। ये मैं आपसे मुत्तफिक हूं, सारी ऐसे लेके। अब क्या वो कोई करप्शन के पैसे थे, आप ये पूछ सकते हैं, सवाल ये तहकीक होनी चाहिए जी, तहकीक ये होनी चाहिए। अभी आप शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, मुझे पता है वो बात बिल्कुल पूरा आप एतमाद का केस है, ये आप हमेशा करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मियाँ शरीफ जो थे, उनकी जो वो आम आदमी थे, क्या उनकी बिसात थी खरीदने की या नहीं थी? बिल्कुल थी। ठीक है, मैं आज भी कहता हूँ, मैंने उस वक्त भी मियाँ साहब को कहा, आज भी कहता हूँ, जो मियाँ शरीफ की इत्तेफाक फाउंड्री की ज़मीन है, इस पूरे ख़ानदान की, मैं उनका वकील बन जाता हूँ, इस पूरे ख़ानदान के असासे उससे कम है। अब आज वैल्यूएशन कर लें, इसी छोटे इन बातों को आपने करना था, कन्विक्ट कर दिया, कन्विक्ट, बात ख़त्म हो गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब की सबसे बड़ी गलती ये थी जीआईटी में जाना। सबसे बड़ी गलती वो कतरी खत बनाना नहीं, सबसे बड़ी गलती वो जीआईटी में जाना और था। फिर सुप्रीम कोर्ट को कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, वो बनाई गई थी, उनको ट्रैप किया गया उस मामले में। कोई कानूनी हैसियत जीआईटी की नहीं होती सर। जो मुल्क वज़ीर आज़म पेश हो गया, जो मिस्टेक की थी ना नवाज शरीफ ने, वो एक नहीं थी, कई थी। पार्लिमान के अंदर लेके जाते, पार्लिमान के सामने तफसीलात रखते, बताया कि मेरे अब्बा लेके गए थे पैसे और उस जमाने में इसकी इजाज़त थी। वो जो पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट था उसमें सवाल जवाब कोई नहीं था। ये बात गुजर गई है, लेकिन किसी को गलत कन्विक्ट करने का हक है? नहीं है। मुल्क के वज़ीर आज़म को कन्विक्ट करने का हक है? तो बात यहाँ से शुरू करें। वो अगर उनसे कोई गलती हुई है तो वो छोटी गलती है, ये बड़ी फाश गलती है कि अदालत ये समझे कि मैं किसी को कन्विक्ट कर सकता हूँ। बड़ी खुशी से आप ये सब करने कि हुआ है इस मुल्क के अंदर, ये तो कुछ भी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया है, 28 जुलाई 2017 का फैसला है, वो मुल्क के सामने रखे ना। मजाक बना दिया अपने मुल्क में कानून का। अभी आप सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा है काजी फायदी साहब वाली, उनके सामने ये फैसला लेकर जाएं ना, उनसे पूछें कि ये एक फ़िक्स मैच था, उस वक्त की जुडिशरी मिली हुई थी इस्टेब्लिशमेंट से, और उन्होंने ये फ़िक्स मैच के तहत नवाज शरीफ को निकाला, सामने जाके शवाहिद रखें। बिल्कुल, मैं उससे भी आगे जाता हूँ। ये आज सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि अपनी साख को बहाल करें। आपके एक जजेस ने गलती की है, आज उसको दुरुस्त करें, ये मौका है आपके पास। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी लग गई ना, आज तक उसकी भी इस्लाह नहीं, आप दुरुस्त नहीं कर सकते। आज तक उसकी इस्लाह भी नहीं, फैसले को मिल गई ना। अब कम से कम उसको दुरुस्त तो कर देना बात को। हर जज मरने से पहले कह के गया है कि मैंने गलत फैसला किया, दबाव में किया है, ये भी गलत फैसला है, इसकी इस्लाह होनी चाहिए। तो सजा तो करें ना, फिर ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। नहीं, आपकी पार्टी नून लीग को जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, दरखास्त देनी चाहिए। नून लीग पार्टी बन जाएगी ना, पार्टी साख जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है, मुझे मैं तो बेनिफिशियरी हूँगा ना। तहकीकात करवाएं। तहकीकात क्या करनी है? आपके सामने एक जजमेंट है, जजमेंट आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, दुरुस्त तो कर सकते हैं ना। दुरुस्त होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि कभी नवाज शरीफ इसको चैलेंज, फिर आप कहेंगे जी वो उनको बेनिफिट मिल गया, फायदा पहुंच गया। नहीं, फायदा जिस तरीके से नवाज शरीफ ले रहे हैं उस तरीके से उन्हें नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अब वो वापस आके पूरे प्रोसेस से गुजरते और उस प्रोसेस को फेस करते। अब मरियम वाली जजमेंट भी आ चुकी थी, हमें पता था कि उसके पीछे अब केस में कोई जान नहीं है। उन्हें ये रिलीफ जो लेते हैं ना वो घूम फिर के एस्टेब्लिशमेंट से, वो उन्हें नहीं लेना चाहिए। मेरा उस पर एतराज़ रहता है। शरीफ फैमिली का ये तर्ज सियासत है, मेरा उससे इख्तलाफ है। उसके बगैर कॉन्टेस्ट करते हैं। देखें, फिर अदालतों की भी कोई जिम्मेदारी होती है ना। अदालतों को पता है सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग जज लगा हुआ था, जज ने कहा मैंने ब्लैकमेल हो गई जजमेंट दी है, जज फोर्थ हो गया, आपने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की और उस पर हाई कोर्ट बैठी हुई है। देखिए, अरशद मलिक का केस डॉक्यूमेंटेड है, जो उस वक्त के मॉनिटरिंग जज का रोल है वो डॉक्यूमेंटेड है, जो उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो डॉक्यूमेंटेड है। उसके ऊपर केस अभी भी उन चीज़ों के ऊपर खोला जा सकता है, लेकिन आप लोग नहीं खुलवाएंगे क्योंकि आपसे भी सवाल पूछा जाएगा, तो आप उससे गुरेज करेंगे कि ठीक है जो मामला ठप्पा गया उसे ठप्पा ही रहने दें, दोबारा ना खोलें। नहीं, देखें, ये अदालतों का काम था ना, अदालतें खोलें, अभी भी खोलना चाहिए, अदालतें खोलें। साख अदालतों की मुतासिर हो रही है। मैंने जो भुगत लिया है, आप तो अभी भी मैं नहीं, आप तो अभी भी मेरा ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने भुगतना था, भुगत लिया ना। उनके साथ तो नाइंसाफी हो गई, जेल भी गुजार दी, सब कुछ हो गया, बदनामी भी हो गई। आप तो अपनी साख को दुरुस्त कर ले। जो आपकी आज तक कितनी पेशियां हो चुकी हैं आज तक? मुझे छोड़े यार, मैं पेशी में, मेरी प्रोफेशन है पेशी। 100-200 हो गई है, ज़्यादा। 13 साल नैब की अदालतों मैंने गुजारे हैं। 13 साल, 2 साल पहले और ये चौथा साल ये हो गया। 13 और 9 और 4 13 साल। तो ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ ही। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नवाज शरीफ की नाअहली वाला फैसला
और इसी तरीके से जहांगीर तरीन की जो नाअहली का फ़ैसला था वो हो या ये पनामा वाली जजमेंट हो, ये जजमेंट्स तयशुदा जजमेंट थी। वक्त से पहले इस्लामाबाद में एटलीस्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे पता था कि क्या फ़ैसला आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की कंपोजिशन भी आपको पता हो कि जजों ने क्या फ़ैसला देना है और वक्त से पहले पता हो, तो इसका मतलब ये होता है कि मैच ये फ़िक्स हो चुका है। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। जज अरशद मलिक की कहानी मैंने पहले भी प्रोग्राम में सुनाई है, उसको भी मैनेज किया गया था उसकी 30 साल पुरानी वीडियो दिखाकर, और मैनेज करने वाले 2 बड़े पावरफुल पर्सनैलिटीज़ थी। मैं नाम तो पहले भी नहीं लिया, अब भी नहीं लूँगा, लेकिन अगर तहकीकात करने वालों में दम है तो उसके ऊपर तहकीकात करके पूछें कि अरशद मलिक की वो वीडियो दिखा के किसने पहले ब्लैकमेल किया। फिर शरीफ फैमिली से उनके बेटों ने भी उस वीडियो को इस्तेमाल करके, वो मिड जैक वाले एक साहब इधर थे, उन्होंने भी उस वीडियो को इस्तेमाल किया नवाज शरीफ के फ़ायदे के लिए। लेकिन इन दोनों ब्लैकमेलिंग के दरमियान में जो तगड़ी पार्टी थी ना, जिसके पास वीडियो मौजूद थी, उसने अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल किया। वो दुनिया में नहीं, अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे उसकी। लेकिन इस तरीके से ये जो जजमेंट थी वो ली गई, सज़ा वाला अमल जो था इस तरीके से आगे चला, कतन गलत था, उसमें कोई एक चीज़ भी दुरुस्त नहीं थी। एक चीज़ आपसे शाइस्ता खान अब्बासी साहब पूछूँ, जो जुडिशरी हमारी का रोल है और जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा इस तमाम अरसे के अंदर 17-18 के अंदर, धरना इधर भी डी चौक में भी था, फैज़ाबाद धरना भी था, आज आपकी पेशी थी, तो आपसे उन्होंने पूछा कि ये धरना किसने सजाया था, कैसे यहाँ आया था? नहीं, आज तो मेरे पास तो कोई नोटिस नहीं आया था, एक टेलीफोन आया तो मैंने कहा मैं आ जाता हूँ। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा मुझे जो सवाल हैं वो लिख के दे दें, मैं उनका जवाब आपको लिख के दे दूँगा ताकि कोई भाम ना रहे, ज़बानी बात में भाम रह जाता है। बहरहाल मैंने को ये कहा कि मेरी हुकूमत के दौरान जो कुछ हुआ मैं उसको ज़िम्मेदार हूँ। वो तो बिंग प्राइम मिनिस्टर वो बस मैंने जिम्मेदारी कबूल कर ली, अब जो उसमें हमसे कोई गलती हुई है तो माफ़ी मांग लेंगे। तो डी चौक में भी जो कुछ हुआ था उसके भी आप जिम्मेदार हैं धरने के? नहीं, मैं धरने का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जो कुछ वहाँ पर एक्ट ऑफ कमीशन या कमीशन हुकूमत से हो गया। मेरा तो सवाल तो धरने का है ना, धरना किसने करवाया था? धरना तो आया था, मैं क्या हूँ किसने कराया है, वो मौलाना साहब आए थे, रिजवी साहब। कैसे हुआ था? कुछ उसके पीछे कोई फोर्सेस थी? वो स्पेकुलेशन ही होगी ना। मैं क्या तो स्पेकुलेशन मैं स्पेकुलेशन में नहीं पढ़ता। इतला क्या थी? आप वज़ीर आज़म में कुछ तो पता होगा। नहीं, इतला क्या होती है? वज़ीर आज़म को पता ना हो तो फिर वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म को स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। वज़ीर आज़म को मलिक साहब ने भेजा है या शहबाज शरीफ साहब ने भेजा है? शहबाज साहब ने ताने दिया था क्योंकि यहाँ वो डी चौक पे आके पहुँच गए थे सारे, पंजाब में रोका जा सकता था। नहीं, पंजाब पुलिस ने नहीं रोका, उनकी वो पंजाब पुलिस खुद मफलूज थी उस वक्त जो मॉडल टाउन में हुआ था। ये जो हम ये काम करते हैं ना, कमीशन बनाते हैं, पुलिस को आपने मफलूज कर दिया। पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पर मफलूज थी। डी चौक में जो धरना था और फैज़ाबाद में धरना, दोनों सूरतों में उस वक्त नवाज शरीफ को पहली केस में और दूसरे केस में फैज़ाबाद धरने में आपको आईबी वालों ने ब्रीफ किया था? मुझे कोई आईबी की ब्रीफिंग याद नहीं है। देखिए, जो दोनों इंटेलिजेंस के इदारे दोनों प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, ISI भी और IB भी, तो रिपोर्टें आती हैं। क्या रिपोर्ट्स थी? मुझे अब याद नहीं है क्या रिपोर्ट्स थी, लेकिन उसमें कोई ये लिखा हुआ नहीं था किसने किया है, वो आए हैं बस जो फैक्चुअल बात थी वही लिखी हुई थी। डी चौक वाले मामले में हमें मालूम है कि वो मुशाहिदुल्लाह से एक इंटरव्यू भी करवाया गया था और उसकी पादाश में उनकी वजारत चली गई थी, जिसमें उन्होंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग जो IB वालों ने की हुई थी उनका तज़किरा किया था कि कहाँ से तारें लाई जा रही थी। मुझे इसका इल्म नहीं है, यहाँ कोई तारों का मुझे इल्म नहीं है। स्पेकुलेशन हम कर सकते हैं, नहीं, ये बात नहीं है। मुशाहिदुल्लाह के इंटरव्यू के ऊपर उनकी वजारत गई थी उसके बाद। जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ हमारे मुल्क में ये सब बातें होती रहती हैं, आज भी शायद हो रही हों। इसका हल यही है कि ट्रूथ कमीशन बना दें, हकायक अवाम के सामने आ जाए, वरना स्पेकुलेट करने से मकसद नहीं हल होगा। ये तो इसमें स्पेकुलेशन वाली गुंजाइश ही नहीं है, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन इसके ऊपर कोई एहतसाब का अमल नहीं पाकिस्तान में कर सकता। आपको कुछ मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देखा कि कौन धरना लेकर आया था। आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी डी चौक वाले धरने की, इस फैज़ाबाद धरने के ऊपर भी आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स मौजूद थी, वफाकी मैंने कोई देखी नहीं है। आप गुरेज कर रहे हैं दोनों? नहीं, मैं गुरेज नहीं कर रहा, मैं होती तो आपको बताता, मैंने नहीं देखी, हो सकता है मेरे वजीर ने देखी हो, एहसन इकबाल साहब वज़ारत दाखिला में थे। मुझे किसी का इल्म नहीं है कि किसी पर पिन पॉइंट किया गया हो कि फलाने शख्स ने, फलाने इदारे ने ये धरना किया है। जब जनरल फैज़ ने उस एग्रीमेंट पर साइन किए, वो आपने उनको ऑथोराइज़ किया था साइन करने के लिए? नहीं, मेरी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं थी, ये नेगोशिएट हो रहा था, फैसला किया गया था कि नेगोशिएशन हो, उसकी वजूहत थी। और एहसन इकबाल साहब वज़ीर थे, तो ये रात को नेगोशिएट होता रहा, तो उस वक्त ये मुनासिब समझा गया कि उस पर साइन किए जाएँ, वरना नॉर्मली ये IG या DC या कमिश्नर ये साइन कर देते हैं। तो एहसन इकबाल साहब ने और DGC जो दोनों ने साइन कर दिए, और मेरी हुकूमत थी, मेरी जिम्मेदारी मेरी बनती है, मैं कबूल करता हूँ जिम्मेदारी। DGC यूनिफॉर्म हाजिर सर्विस अफसर होता है,
अफवाज पाकिस्तान जी। वो क्या प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी, आर्मी चीफ की अथॉरिटी के बगैर किसी पार्टी से जिसने धरना दिया हो खुद से दस्तखत कर सकता है? नहीं, वो अथॉरिटी जब नेगोशिएट करने जाता है ना तो अथॉरिटी उसके पास होती है कि वो आपने डेलीगेट की थी अथॉरिटी, आप ऑन कर? डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है, वजीर को भी थी, उनको भी थी कि आप नेगोशिएट करें, इसको ख़त्म करें, और उन्होंने मुनासिब समझा के साइन कर दें, तो साइन कर दिया तो बात खत्म हो गई। डोंट यू थिंक कि ये बहुत अनयूजुअल था कि एक डीजीसी अनयूजुअल है, अनयूजुअल बात है। वजीर भी साइन करना अनयूजुअल बात है। सेक्रेटरी वजीरों ने साइन तारुल कादरी से भी किए थे पॉलिटिकल लोगों ने, लेकिन एक हाजिर सर्विस अफसर मेजर जनरल थे ना उस वक्त, हाजिर सर्विस अफसर भी हुकूमत का मुलाजिम होता है, और वो उस वक्त एक ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं, ये अनयूजुअल बात है। डीजीसी की रिपोर्टिंग लाइन आई थिंक इज आर्मी चीफ, डीजीआई जो है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। नहीं, डीजीसी भी आईएसआई का हिस्सा होता है, और वो आईएसआई को रिपोर्ट करता है। एज आर्मी ऑफिसर आर्मी चीफ की उन पे अथॉरिटी होती है। उस धरने में एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उनको पैसे बांटे जा रहे थे, क्या उसकी अथॉरिटी आपने दी थी उन्हें? नहीं, पैसे की हमने नहीं, पैसे पता नहीं किसने बांटे, क्यों बांटे मुझे याद नहीं है, लेकिन पैसे, एक वीडियो आई थी, वो पैसे शायद कोई अजीब सी वो एक बात थी, मेरी समझ से बाहर है। इन दोनों धरनों को आप देख के आपको क्या लगता है, वो आपको डिसलॉज करने के लिए, पीएमएलएन को गिराने के लिए दोनों धरने सजाए गए थे? ये आप सारे बहुत सी स्पेकुलेशन होती है भाई, ये स्पेकुलेशन से बात बनती है। ये स्पेकुलेशन नहीं है, यू नो इट वेरी वेल कि डी चौक में धरने में पैट और पीटीआई कैसे इकट्ठे हुए थे। आप लोग सवाल पूछते थे ये लंदन प्लान, हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये भी बात चलती है कि सीपैक को रोकने की कोशिश हुई, सीपैक उस वक्त हो रहा था। मैं कहता हूँ अगर आपने हकीकत मालूम करनी है तो ट्रुथ कमीशन बना दें। ये कमीशनों से, ये जो कमीशन है ना, इससे नहीं बनेगा मामला। सीपैक वाली जो साजिश है ना, उससे तो तासुर ये जाता है कि कोई गैर मुल्की साजिश थी, कोई अमेरिका साजिश कर रहा था। मैं उस पर नहीं मानता, ये टिपिकल इस्टेब्लिशमेंट की नवाज शरीफ से लड़ाई थी, जैसे अभी इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से लड़ाई थी, ये वो वाला केस था, कोई अमेरिका की साजिश नहीं थी। ये सीधी सीधी आपकी लड़ाई थी। उस लड़ाई के अंदर उन्होंने लड़ाई थी, आपकी हुकूमत गिरानी थी, लड़ाई थी। ये तो मियाँ साहब ने क्या जुर्म किया था, ये तो मियाँ साहब बताएंगे। यही तो बात है ना। वैसे मियाँ साहब की किसी आर्मी चीफ से बनती नहीं है ज़्यादा देर। नहीं, आर्मी चीफ से बनने की बात नहीं होती, हर एक अपना एक रोल है। ये आपने क्या करना, जनरल वहीद काकड़ से लेकर आखिरी जनरल बाजवा तक 5-6 तो उन्होंने लगाए थे। कोई एक ऐसा है जिससे उनकी दोस्ती बरकरार नहीं, मियाँ नवासी साहब ने सिर्फ 2 आर्मी चीफ लगाए हैं, 3। अभी मैं तो इनका भी क्रेडिट नवाज शरीफ को ही देता हूँ। ये जो अभी वाले जनरल आसिम है, ये भी एक ही बंदा आपका खड़ा था। पार्टी का आपका जो सदर है वो तो 8 महीने की एक्सटेंशन लेने लंदन गए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए। बंदा नवाज शरीफ ही खड़ा था जिसकी वजह से वो आर्मी चीफ है। वो अब देखें, फिर आप उस जगह चले गए जहाँ नहीं, वो आप ना बोलें, लेकिन ये हकीकत आपको बतानी चाहिए लोगों को कि जो हकायक हैं वो हकायक हैं। और फिर उधर वापस आ गए ना शहबाज शरीफ साहब पे। देखिए, आप भी हमेशा ये, मैंने आपको कई बताया कि ये जहाँ वो गलत काम करेंगे वहाँ पॉइंट आउट करना पड़ेगा। वो खुफिया मीटिंग का काम हमेशा वही करते हैं। काम बता दें, अच्छा काम होता है उस पर भी हम, आप हमेशा नहीं। पंजाब में उन्होंने अच्छे काम किए, पुल वुल वो बनाते थे, वो 90 दिनों में 100 दिनों में सुबह सुबह वो चेक करते थे। ये जब डेंगू आया उसके खात्मे के लिए अच्छी कोशिशें की, दाने स्कूल वगैरह बनाए, उस काम रिकॉर्ड में आ गई ना आपकी अच्छाई भी आपने बयान कर दी। जो गलत काम किए वो भी तो बताए ना। मॉडल टाउन की आज तक तहकीकात चीफ मिनिस्टर रहते हुए नहीं कर सके। उन लोगों को सजा देते कौन थे, नहीं कर सके। 16 माह की हुकूमत की, वो अपनी पार्टी भी डुबो गए बाकी चीजों के साथ साथ। हुआ क्या ये भी अभी तक सामने नहीं आया। ये कसूर किसका है? जीआईटी बनी। आपने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, जो कुछ हुआ आई ओन एवरीथिंग। वो चीफ मिनिस्टर थे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ उनको ओन करना चाहिए अपनी जिम्मेदारी, नहीं करना चाहिए। ये अब सुन लेंगे, आपकी बात तो करेंगे। नहीं, क्या पहले नहीं की ना। अब आपकी पार्टी, अब आप उसके दिफा के लिए आ जाते हैं। मसला ये है कि आप कभी नून लीग बन जाते हैं, कभी जमहूरी बन जाते हैं। मैं नून लीग नहीं बनता या जमहूरी, मैं बात हक की करता हूँ। आप हमेशा ये इन बातों में स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। हम जिम्मेदार ओहदे हमारे पास रहे हैं। अगर मैं स्पेकुलेशन शुरू कर दूँ फलाने ने कर दिया, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। मैं हकीकत या एविडेंस की बुनियाद भी बात कर सकता हूं। एविडेंस आपके पास नहीं है तो आपको फिर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे नहीं होना। आप स्पेकुलेट कर सकते नहीं जी, मैं नहीं होना, इसलिए फारिग हो गया हूं। प्राइम मिनिस्टर अगर बैठा है और उसको पता नहीं है कि डी चौक में धरना कैसे हुआ है और फैजाबाद में कैसे हुआ है, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। चले मुकम्मल तौर पर 100% आपकी बात से एग्री नहीं करता, लेकिन आपको हक है बोलने का। मैं 100% इख्तिलाफ करता हूँ आपसे। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आर्मी चीफ यूएई के दौरे पे भी गए हैं और कुवैत में भी गए हैं। कुछ अरसे से पाकिस्तानी फ़ौज अपनी जो एक रिलेशनशिप है उनकी हमारे दोस्त अरब ममालिक के साथ, उसको पाकिस्तान के एडवांटेज में इस्तेमाल करने के लिए कोशिश है, जिसके नतीजे में सऊदी अरब से ये $3 अरब
रोल ओवर हुए हैं। ये पहले मिले भी इसी चक्कर में थे कि फ़ौज ने कोशिश की थी, पोलिटिकल गवर्नमेंट को वो $3 अरब देने पे भी तैयार नहीं थे। अब जो SIFC का मॉडल है उसके तहत कोशिश की जा रही है कि UAE, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और चाइना, इन दोस्त ममालिक से कुछ अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, माइनिंग में, रिफाइनरीज़ में, पावर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में। और अगर ये मटीरियलाइज हो जाती है तो इसका एडवांटेज या उसको शाबाशी अगर किसी को देनी होगी तो इस मामले में आर्मी चीफ को देनी पड़ेगी। लेकिन ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो और स्टेबल पॉलिटिकल सेटअप हो तो फिर ये 100% पाकिस्तान के मफाद में जाएगा, नहीं तो फुर से उड़ जाएगा और पता नहीं चलेगा और हमें फिर कुछ अरब डॉलर मांगने पड़ेंगे। एक पुरानी वीडियो क्लिप है जो आर्मी चीफ की यौम तकरीम शोहदा के ऊपर है, वो सामने आ जाइए तो मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि फ़ौज का एक रोल है जिस पे उसको हमेशा शाबाशी देनी चाहिए। जैसे उसको सियासत में मुदाखलत से हमेशा मना करना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरवेंशन हो, टेक ओवर्स हो, रोकना चाहिए। लेकिन शोहदा वाली बात हो या फ़ौज का पाकिस्तान के मफाद में मुख्तलिफ जो क्लामिटीज़ वगैरह आ जाती हैं, डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, उसके अंदर रोल है, उसके ऊपर हमेशा उसको शाबाश देनी चाहिए। इसके ऊपर शाबाश के मुस्तहिक है जो लोग भी पाकिस्तान के लिए शहादत देते हैं, वो सब के सब लोग सलाम है उनको, और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना वो भी सबकी ज़िम्मेदारी है। दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब। इलेक्शंस 8 फरवरी को हैं और आजकल नया ही एक हवा चली है जिसमें बाज़ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये आगे पीछे हो जाएंगे। उसके ऊपर अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो पैमरा वालों से बोलेंगे, नोटिस देंगे। अब नोटिस या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये गुफ्तगू बंद नहीं होगी। कोई इशू है ऐसा जिसकी वजह से ये शकूक पैदा हो रहे हैं या बहाम पैदा हो रहे हैं? नहीं, कोई इशू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने खुद डेट दी है, उनको इलेक्शन होल्ड करना उनकी आईनी जिम्मेदारी है। तो 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे? जी होंगे, क्यों नहीं होंगे? अगर नहीं होंगे तो किसी को जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपको कोई शक तो नहीं है ना? कॉन्फिडेंट नहीं, मुझे नहीं, वो लोग कोई भी, मैं तो इलेक्शन लड़ नहीं रहा, लोग मानते नहीं है ना, उम्मीदवार मानते हैं। अब यहाँ से बाहर निकले हर आदमी कहता है इलेक्शन होंगे। आपको भी ये सवाल पूछा जाता है? हर आदमी पूछता है। क्यों पूछते हैं? क्यों शक है उन्हें? आपकी पार्टियों के लोग भी पूछते हैं। हमने इस पूरे इलेक्शन के प्रोसेस को मुल्क में मशकूक रखा हुआ है। क्यों की बात आप मुझसे क्या पूछते हैं? 8 फरवरी पे क्यों शुबह? मैं आपकी PMLN के आधे लोग जो है ना मेरे प्रोग्रामों में, वो आने के बाद मुझसे जाके पूछते हैं, जाते हुए पूछ रहे होते हैं कि आपके इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी को। नहीं, मैं आपको सही बात पोजीशन बता रहा हूँ। आप अंदर का पता होता है ना, हमें तो नहीं पता होता अंदर क्या। मैं कोई इलेक्शन कमीशन हूँ या मैं पाकिस्तान में फैसला करने वाला हूँ? मैं तो इंटरव्यू करने वाला हूँ आप लोगों से। लेकिन ये शक क्यों है? क्यों शुबह है लोगों को? नहीं, हमारे पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में लोगों को शुबह है। क्यों? इसलिए कि जो कुछ यहाँ पे होता रहा, इलेक्शन माजी में चोरी होते रहे हैं, इलेक्शन क्या क्या होता रहा इलेक्शनों में। अब हर आदमी कहते नहीं इलेक्शन नहीं होंगे, हर आदमी कह रहा है। आज यकीन करें, आपको बहुत कम लोग कहेंगे इलेक्शन टाइम पे होंगे। देखिए अभी मैं तो कहता हूँ जरूर ये इलेक्शन करवाएं टाइम पे, जो 8 का टाइम दिया है, 8 फरवरी। जो एक चीज़ मुझे थोड़ा सा तकवीत देती है वो फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतर निल्ला ने अभी जो ऑर्डर पास किया है, मुझे देख के लगता है कि ये लोग अगर खड़े हो जाएं, चीफ जस्टिस और बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज के, नहीं 8 की तारीख है, आगे नहीं जाना, नहीं तो ये गैर आइनी फेल है, हम सजा देंगे, तो फिर क्यों कोई भागेगा? वो बोलेंगे आइन पे अमल करो, ये आइन है। जी ठीक बात है, होना चाहिए। कोई ऐसी इसमें कोई इबाहम पैदा करने की जो गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। आपने तो पक्का कह दिया कि आप इलेक्शन में नहीं जा रहे। ये भी मेरे लिए एक सियासी आदमी ये कह रहा है कि इलेक्शन में नहीं जा रहे। जी, आपने हल्के की सारी उम्र सियासत की, सवाल आप कर सकते हैं। आपने सारी उम्र हल्के की सियासत की और शायद आंदा भी करेंगे। मैं सियासत करूंगा, लेकिन मैं इस इलेक्शन के नतीजे में बड़ी खराबी देखता हूँ। मैं खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। खराबी देखते हैं इलेक्शन के नतीजे में? क्या खराबी? वो आपको वक्त बताएगा। आप देखते हैं कि कैसा वो चूंचू का मुरब्बा बनेगा जो पाकिस्तान का मसाइल का हल नहीं कर सकेगा, जैसे PDM नहीं कर सकी। जी, ऐसे ही बनेगा ना। अगर आप उससे पहले आगे के मसाइल का हल का तयन आज नहीं करेंगे तो फिर मामला नहीं चलेगा। किन इशूज़ को पहले तय न जो मुल्क के, आपने मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क को कैसे रिफॉर्म करना है। आपका मुल्क नहीं चल रहा है, इस बात का पे सब इत्तेफाक करें। हम सब इस जुर्म में शरीक हैं जहाँ पे आप लोग खड़े। अब पता है कि पाकिस्तान में कितने लोग सतह गुर्बत यानी सतह इफलास से नीचे हैं? अभी तो आधी आबादी है, 40% आबादी, 95 साढ़े 9 करोड़ लोग। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। किसी को परवाह है? नहीं है। अगर परवाह नहीं होगी फिर आपको हल नहीं मिलेगा। फोकस नहीं है इस इशू पे। नहीं, किस इशू पे फोकस है? किसी पे भी नहीं। मैं फिर यही कह रहा हूँ ना, आज हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए सियासतदान, फौज, जुडिशरी ये बैठे आगे के रास्ते का तयन करें। रास्ता लंबा और मुश्किल है, किसी एक के बस की बात नहीं है। मुझे किसी जमात में कैपेसिटी दिखा दें जो इन मसाइल का मुकाबला कर सके, कोई एक सोच बता दें, फिक्र बता दें। कोई एक जमात फिर आप बेवकूफ़ मत बनाएं।
इलेक्शन क्या देगा आपको? आप बीइंग लास्ट क्वेश्चन, बीइंग ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आप क्यों नहीं दावत देते फौज के सरबराह को, नवाज शरीफ को, इमरान खान को, बिठाएं, गुफ्तगू करवाएं? मुझसे हम देखिए, मीडिया वालों से दूर गुफ्तगू ये कराएं। सब लोग कुर्सियों पे बैठे हैं, ओहदे हैं उनके पास। मैं तो आपके जरिए बात कर सकता हूँ ना। आज यहाँ पर 4 बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, या 3 बड़े पॉलिटिकल, जो भी आप समझें, 5 बड़े पॉलिटिकल लीडर, आर्मी के चीफ हैं, चीफ जस्टिस हैं, ये 6-7 लोग हैं। बैठ जाए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करें। आज क्या इनको मुल्क का एहसास नहीं है? डेफिनेटली है, लेकिन तो इकट्ठे नहीं बैठे। ढूंढे मामला को हल करने की कोशिश करें। शाइस्ता खान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।